नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इस्तीफा हो गया है या नहीं हुआ है पता नहीं। हिरेन जोशी बहरहाल जो अब तक की खबर है उसके हिसाब से पीएमओ में वापस आ गए हैं, लेकिन जो चैनलों के सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से वो गायब थे और चैनलों को जो उनकी तरफ से रोज़ निर्देश आया करते थे कि आज एजेंडा क्या चलाना है वो बंद थे। और इसी के आधार पे सोशल मीडिया में ये खबर चली कि उनकी छुट्टी कर दी गई है। यानी ये एक संकेत गया पीएम मोदी के लिए कि भाई अगर उनकी छुट्टी की तो बवाल हो सकता है। आप एक संयोग देखिए, हम कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई बहुत जानकारी नहीं ले रहे, लेकिन हम एक अलग तरीके से कुछ इस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हिरेन जोशी खुद पूरा मीडिया, सोशल मीडिया का पूरा एटमॉस्फेयर सब कुछ कंट्रोल करता था, उस हिरेन जोशी का जाना और सोशल मीडिया पे चर्चा में आ जाना, क्या हिरेन जोशी इसको कंट्रोल करने की हालत में नहीं था? क्या वो इस चर्चा को किसी तरह से दबा नहीं सकता था? क्या अलग अलग जगहों पर उसका उसकी जो दम है, उसकी जो हनक बताई जाती है कि पीएमओ का सबसे पावरफुल आदमी था, मोदी जी का दायां बायां जो भी कहें एक ही हैंड था, वो जो मीडिया को हैंडल करता था, उस आदमी का खबर बन जाना और खबर बनने के बीच में उसका कंट्रोल ना कर पाना, क्या आपको सरल लगता है? या तो ये बात हम झूठी मान लें कि अभी तक वो पूरा सोशल मीडिया का नैरेटिव, पूरा का पूरा अलग तरह की सारी चीज़ों को वो आदमी जो हैंडल कर रहा था वो नहीं कर रहा था, ये सब झूठ और बकवास था, और या फिर इस खबर को उसने लीक हो जाने दिया। या एक और विकल्प हो सकता है, एक और सोच हो सकती है कि उसने इस खबर को पब्लिक के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जाए ये कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि अगर मुझे हटाया जाता है या मुझे निकाला जाता है तो इसका नुकसान मोदी को भी उठाना पड़ सकता है, उनकी भी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। हिरेन जोशी का हटाया जाना भी एक खबर है, जैसे जगदीप धनखड़ का अचानक हटाया जाना एक खबर थी। लेकिन मोदी शाह के पूरे प्लान के बीच में ये क्या चल रहा है कि वो जिसको चाहें वो हटा देते हैं, जिसको चाहे लगा लेते हैं, और अब ऐसे लोगों को हटाया लगाया जा रहा है जिनको ये माना जा रहा था कि ये इनडिस्पोजेबल हैं, इनको कोई छू ही नहीं सकता, और ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा एक और नाम, नवनीत सहगल 3 साल के लिए आए थे प्रसार भारती के चेयरमैन के तौर पे, और अचानक उनका इस्तीफा हो जाता है और एक सोशल मीडिया में चिट्ठी आती है जिसमें लिखा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। तो क्यों नवनीत सहगल, और क्या नवनीत सहगल का ऐसा कौन सा टास्क था जो पूरा नहीं हुआ था, या नवनीत सहगल को इस्तीफा देकर जीवन में कुछ और क्या करना था जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया? ये एक छोटा सवाल नहीं। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक बड़ा इसके पीछे कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, वो है महादेव ऐप का कनेक्शन। अब महादेव ऐप की जो पूरी की पूरी कहानी है, वो कहानी आपको मैं अभी सरल तरीके से समझाऊंगा। ऐप क्या थी, कैसे खेल करती थी, और किस तरह से उस ऐप से बहुत सारा पैसा इधर से उधर, काले का सफ़ेद सफ़ेद का काला हुआ। लेकिन इन लोगों का संबंध प्रसार भारती का चेयरमैन हो, और इसके अलावा आपके जिनका मैंने जिक्र किया आपसे, हिरेन जोशी हो, या फिर विधि आयोग के चेयरमैन हो, और हितेश जैन, उनका इस्तीफा हो। ये तीनों इस्तीफे सनसनीखेज इस्तीफे हैं, क्योंकि जब मोदी सरकार में किसी एक आदमी को किसी जगह की जिम्मेदारी दी जाती है तो बड़ा जांच परख के, जांच फटकार करके उनको रखा जाता है। तो ये तीनों लोग चले गए हैं। अब लोग इसका महादेव ऐप से नाम जोड़ रहे हैं। पहले मैं महादेव ऐप वाले एंगल पे जाता हूँ, उसके बाद में जो मेरे दिमाग में और भी चीज़ें आ रही हैं उस पर भी बात करूँगा। दरअसल महादेव ऐप क्या है? महादेव ऐप कोई अकेली एक ऐप नहीं है, एक ऐसा पूरा नेटवर्क है बहुत सारी सट्टा खिलाने वाली ऐप्स का, जो बड़े सुनियोजित तरीके से भारत के लोगों को ठगने के काम में लगी थी। इनके बहुत सारे ऐप थे, 3 पत्ती है, ये है, वो है, तमाम सारे आप जानते हैं। वो 3 पत्ती भी खिलाते थे, तो वो रमी भी खिलाते थे, तो वो आपको क्रिकेट पे भी बैटिंग कराते थे। ऐसे उनके बहुत सारे ऐप थे और उनको वो फ्रेंचाइजी दिया करते थे। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे दरअसल क्या है कि भारत सरकार का एक नियम था, पहले तो इस तरह की बैटिंग ऐप की इजाज़त नहीं थी। मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि कैसे मोदी सरकार ने बड़ी शरारत के साथ में या स्मार्टली इन ऐप को सबको परमिशन दे दी। आप सोचिए, जुआ सट्टा खेलने वाली ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर परमिशन दी गई और उसमें कंडीशन लगा दी गई। कंडीशन ये लगा दी गई कि स्किल बेस्ड जो गेम है उसको चलने दिया जाएगा, यानी जो आप अपने हुनर से जीतते या हारते हो वो चलेगा। तो लोगों ने क्या किया, सट्टे जुए में थोड़ा हुनर मिला दिया।
अब क्या करें, गूगल प्ले तो इस सट्टे वाली ऐप को अपने यहाँ रखेगा नहीं क्योंकि भारत सरकार का आदेश है। तो ये ऐप आप तक कैसे पहुँचे, तो ये क्या करते थे, हमारे जैसे जो इन्फ्लुएंसर होते थे अलग अलग टाइप के, या बहुत सारे लोग जो रणबीर कपूर जैसे लोग, या और भी बहुत हीरो हीरोइन क्रिकेटर आपको दिखते होंगे लगातार इस तरह की चीज़ों का विज्ञापन करने में। हमारे जैसे लोगों ने बहुत आर्थिक नुकसान भी उठाया क्योंकि मैंने कम से कम 25-30 ऐसे विज्ञापन लौटाए और मुझे करीब 1-8 लाख रुपया तो वो दे ही देते हैं। और मैंने इसका जिक्र भी किया आपके पास बार बार कि मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। इसके अलावा ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग वाले ऐप हैं बहुत सारे आते हैं मेरे पास, ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग वाले सेबी से अप्रूव्ड हैं, मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आखिर में आम आदमी की जेब पे फटका लगेगा। खैर, तो इन लोगों के जो ऐप थे वो ऐप में ये कहते थे कि भाई आप खेलोगे तो फिर आपको कुछ पैसे भी देते थे खेलने के लिए, फिर आप खेलना शुरू करते थे तो फिर क्या करते थे, आपको थोड़ा जिता देते थे। इनके जो सॉफ्टवेयर थे उनके एल्गोरिदम, ये कहा जाता था, दावा किया जाता था कि ये निष्पक्ष हैं, इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वो ट्वीक कर सकते थे इसको। और इस तरह से बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें ठगा जाता रहा और इसी के ज़रिए काले का सफ़ेद करने का जुगाड़ भी चला। कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपना जो ऐप चलाने वाला ऑफिस था उसको रखा आपका यूएई में, दुबई में, यानी मुनाफे वहाँ जाएंगे। ज़्यादातर हिंदुस्तान के काले धंधे के मुनाफे इन सब जा रहे हैं टैक्स हेवन देशों में जा रहे हैं और हमारी सरकार इसको रोकने के लिए कुछ नहीं करी। ये अपने आप में एक बहुत संदेह की चीज़ है। तो वो महादेव ऐप का जो पैसा था वो जाता था वहाँ पर और वहाँ से वो आता था। तो भाई वो किसी को भी अगर काला धन भेजें तो भेज सकते थे और हवाला के ज़रिए बहुत सारा पैसा भेजा करते थे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने महादेव ऐप के एक तरह से समझ लें कि फ्रेंचाइजी या कुछ इस तरह के लोगों को रखा हुआ था जो पैसा यहाँ कमाते थे और कमीशन के तौर पे या समझ लें रॉयल्टी के तौर पे वो महादेव ऐप को पैसा भेजते थे। ईडी इसकी जाँच कर रही थी, तो इसमें जब किसी को फंसाना हो तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम डाल दो, भूपेश बघेल का नाम भी आया था। उस महादेव ऐप के पूरे नेटवर्क के साथ में ये बताया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं इन तीनों का उसमें उससे संबंध था, ये सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, और उस संबंध के कारण इन लोगों को हटाया गया है। तो भाई महादेव ऐप की जांच आज से शुरू नहीं हुई है, ईडी की जांच आज से शुरू नहीं हुई है। महादेव ऐप पे जो उसके दोनों कर्ता धर्ता थे उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, उस मामले में बहुत सारी चीज़ों को लपेटा गया है। तो अगर मोदी सरकार बहुत ईमानदार सरकार थी और चाहती थी कि इस तरह का काम करने वालों को वो बख्शे नहीं, तो भाई ये काम तो साल भर पहले हो जाता, 6 महीने पहले हो जाता। जिस आदमी को आपने प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया उसको तो आपने 7-8 महीने पहले ही बनाया। तो 7-8 महीने पहले उसको बनाया तो उससे पहले आपको नहीं पता था कि वो महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना कुछ संदेह पैदा करती हैं और वो संदेह जो है वो हमको बहुत ज़्यादा ये बताते हैं कि जो कारण हम देख रहे हैं उस कारण का दूसरा पहलू भी तो देखें। हमने महादेव ऐप से जोड़ दिया, एक ड्रग कोई रैकेट था उससे भी जोड़ा जा रहा है। यात्रा पे जाते थे मोदी जी तो साथ ले जाते थे, तो कम से कम अगर ऐसी कुछ जांच में जानकारी आई होगी, क्योंकि खुफिया एजेंसियां तो जानकारी पहुंचाती हैं। आपको पता है ना कि प्रधानमंत्री डोभाल साहब और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये सब लोगों की एक ब्रीफिंग होती है डेली, उसमें सारे सिक्योरिटी एजेंसीज के सब के चीफ बैठते हैं सुबह और उसमें प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाता है क्या चल रहा है, जारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार, घोटाला, बेईमानी प्रधानमंत्री के आसपास पल रहा हो और उनको सूचना ना दी जाए, ये बड़ी बात है। और सूचना दी गई तो प्रधानमंत्री सालों तक इसको दबाए रहे और ये काम चलता रहा। सोचिए, मोदी का पूरा मीडिया मैनेजमेंट एक आदमी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करता था उसके हाथ में था और ये चलता रहा और मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया। तो ये बात अपने आप में हजम होने वाली नहीं है। और अगर एक्शन नहीं लिया तो अभी उनको एक्शन लेने की क्या चिंता हो गई, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। तो इन चीज़ों को सोचते हुए कभी कभी लगता है कि क्या हमको जानबूझकर महादेव ऐप और दूसरे वाले दृष्टिकोण की तरफ धकेल तो नहीं दिया गया है और हम सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो लोग हैं वो अपने एनालिसिस में उसी तरफ भाग खड़े हुए हों। तो क्या हो सकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं? मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान में किस तरह से एक अमेरिका का पूरा नेटवर्क चलता है जिसके ज़रिए वो भारत के एजेंडा को, भारत की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ें जो हैं वो लगातार हमारे ऊपर निगरानी का काम करती हैं। और अभी हाल में आपने संचार साथी वाला केस देखा, किस तरह से संचार साथी मामले में, मेरा वीडियो में टाइम पे हिट नहीं कर पाया इसलिए बहुत सारे लोगों को दिखा नहीं, तो आप लोगों ने देख भी नहीं पाए होंगे उसको, लेकिन वो देख सकते हैं आप देखना चाहें तो संचार साथी ऐप में किस तरह से उन्होंने पूरा आपका एक एक चीज़, एक एक डाटा को एक्सेस करके और उसका इस्तेमाल
वो कैसे करने वाले थे, इस पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, उस वीडियो में भी मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा उसी में मैंने बताया था कि M2D एक प्रोजेक्ट आने वाला है, D2M सॉरी, और वो प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप में एक दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होता जो संचार साथी की तरह खतरनाक था। वो क्या है, D2M प्रोजेक्ट में क्या है कि पुराने ज़माने में जो लोग किसी दौर में 80 के दौर में 70 के दौर में पैदा हुए हैं, उनको ये पता है कि पहले दूरदर्शन जो है या टीवी ऐसे DTH से नहीं आता था, वो आपके घर पे सीधे आता था, जैसे आप रेडियो पकड़ते हैं। एक शहर में एक बड़ा सा कोई टावर लगाया जाता था दूरदर्शन का, और वहाँ से वो सिग्नल प्रसारित होते थे, और वो एक एंटीना लगा होता था आपके टीवी में, वो उनको पकड़ता था। तो अब सरकार क्या कर रही है, डायरेक्ट टू मोबाइल, मतलब सीधे मोबाइल में बताऊंगा कि इनसे जुड़ा हुआ क्या है मामला इन लोगों से। सीधे मोबाइल को वो डाटा भेजती है, सीधे भेज रही है मोबाइल, मतलब वो डाटा मेरे पास आएगा, और उससे क्या होगा कि सरकार का जो एजेंडा है वो बगैर किसी इंटरनेट सर्विस के, बगैर किसी फ़िल्टरिंग के, बगैर किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत के, नहीं चाहिए हमको आज तक, नहीं चाहिए हमको DD न्यूज़, नहीं चाहिए यूट्यूब, कुछ नहीं चाहिए, वो सीधे लोगों के मोबाइल में भेजने वाली थी। और मोबाइल में आपके स्मार्टफोन हो ना हो, में डेटा चला जाता। वो प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो गया था, और ये जो प्रोजेक्ट था इसको जो करना था पूरा एग्जीक्यूट, और इसको जो प्राइमरीली उसमें कंटेंट क्या हो, लोगों को किस तरह से, लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए किस किस तरह की जानकारी हमको भेजनी है इस सीधे प्रसारण से, डायरेक्ट टू मोबाइल से, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका था, नवनीत सहगल का, जो प्रसार भारती के चेयरमैन थे। प्रसार भारती वो संस्था है जो सीधे सीधे भारत सरकार के जो आकाशवाणी, रेडियो और सब चीज़ें हैं, इनको गवर्न करने का काम करती है। नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश कैडर के थे और उनको वहाँ लाकर लगाया गया था। तो आप अगर देखें तो एक साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये लीगली क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपने वो संचार साथी के केस में किया, दूसरे केस में किया, इसको लेकर एक सवाल, बड़ा सवाल था, विधि आयोग का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। इसी तरह से अगर आप कोई एक सर्विस सरकार के पैसे से शुरू करते हैं तो क्या आप केवल प्रसार भारती का ही मैसेज भेजेंगे, क्या भारत में आप दूसरे ऑपरेटर्स को मना कर देंगे, और इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि मोनोपोली जो है उसको तो आपको WTO तक आपको उसका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि आप तो दुनिया के पूरे तंत्र के सामने समर्पण कर चुके हैं। तो उस सिचुएशन में जाहिर बात है कि नवनीत सहगल के भी कुछ रिजर्वेशन मुझे लगता है रहे होंगे, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें चली आ रही हैं। मैं बताऊंगा आपको कि इसमें और भी चीज़ें क्या है, और इसके अलावा जो है जाहिर बात है कि कंटेंट जो भी आना है वो हिरेन जोशी तय करते हैं कि किसके यहाँ कहाँ जाएगा। तो उस तक तो नवनीत सहगल को शायद कोई दिक्कत रही होगी या नहीं रही होगी, पता नहीं, लेकिन कुल मिला के इन अधिकारियों के बारे में ये माना जा रहा है कि इन्होंने इस पूरे एजेंडा में जो एक नेक्स्ट लेवल का था उसको कहीं ना कहीं उसमें अपने रिजर्वेशंस, अपनी आपत्तियां जताई कि मैं जो है वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। विधि आयोग का चेयरमैन जो है वो भी बहुत कानूनी कुछ तरह की चीज़ें चाहते थे फोर्सफुली लागू करना, और उसमें ये भी शामिल था, तो इसके लिए वो सहमत नहीं थे। तो एक तो इन सारे अधिकारियों के बारे में एक चीज़ ये सामने आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि भारत में जिस तरह से तेज़ी से बदलाव किए जा रहे हैं और जो प्लान है उसमें कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड ऑर्डर की खुशबू भी आती है दुनिया की। जैसे कि भाई भारत सरकार अगर अपनी तरफ से कंट्रोल करने जा रही है चीज़ों को, तो एक बात मान के चलिए कि इनको फिर आगे जाके मेटा की ज़रूरत कम हो जाएगी या किसी भी और इंस्टीट्यूट की। अमेरिका की सरकार कहीं ना कहीं, आप माने ना माने, वो इनको संरक्षण देती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये कल परसों की खबर है। यूरोपियन यूनियन ने मेटा के ऊपर एक गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल ऐसे उठाए हैं कि ये जो चैट बॉट है मेटा का, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको, कि आप चैट GPT से कोई सवाल पूछना हो, परप्लेक्सिटी से पूछना हो, आपके पास प्रो प्लान हो या नहीं हो, आप व्हाट्सएप पे चैट करके पूछ सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जो व्हाट्सएप की API सेवाएं हैं वो AI कंपनियों ने ली हुई हैं। API सेवा मतलब कमर्शियल तरीके से अनगिनत मैसेज आप किसी को भेज दो या मंगवा लो, उसको लेकर वो आपको, जैसे बिजनेस वाली सेवाएं होती हैं। अब व्हाट्सएप कह रहा है कि हम इनको वो वाली सेवाएं नहीं देंगे। यूरोपियन यूनियन में इसके ऊपर एक एंटी ट्रस्ट का केस चल गया है। अब ये क्या है, यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि भैया ये जो सेवाएं हैं व्हाट्सएप की, ये सेवा लोगों को नहीं देने का आपका जो आपने जो मना कर दिया कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करेंगे किनको, AI कंपनियों को, जिनका प्राइमरीली AI बिजनेस है।
तो आप भेदभाव कर रहे हो, क्योंकि मेटा का अपना भी एआई है। जाहिर बात है वो चाहेगा कि चैटबॉट पे मेटा का ही एआई चले, हालांकि मुझे वो इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन तो अब यहाँ पर जब यूरोपियन ने किया, यहाँ तक तो सामान्य लग रहा है, लेकिन आप एक बार सोचिए कि ये सामान्य भी लग रहा है और यूरोपियन यूनियन ने जैसे ये किया, अमेरिका कूद पड़ा और अमेरिका कह रहा है कि आप उसको ये, यानी सोचिए मेटा को, फेसबुक को, गूगल को ट्रंप डायरेक्ट समर्थन कर रहा है। यानी क्या हम ज़बरदस्ती अपने देश में, देखिए संचार साथी पे हमने बहुत सारे आपत्तियां हमारी थी, बहुत निश्चित तौर पे ज़रूरी आपत्तियां थी, लेकिन भारत सरकार जो कर रही है निश्चित तौर पे वो करेगी, उसका वो हमको ज़्यादा डर है उससे। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से जो डर है वो भारत सरकार को हैंडल करना वो कर सकती है, लेकिन हम लोग जो है वो सीधे सरकार से को झेलेंगे। तो जो विदेशी लोग हैं, जो बाहर से लोग भेजते हैं, उन लोगों में को सारे के सारे हैं ये जो लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। आप कभी मेटा का इंस्टॉल करके देखिए, फेसबुक को देखिए, मैं कई बार वीडियो बना चुका, आपके SMS, आपके कॉल, सब कुछ वो देख सकता है। जो महादेव ऐप देखता था, उस महादेव ऐप कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, संचार साथी देख रहा था, करीब करीब उसके जैसा। बस अंतर यही था कि ये प्री इंस्टॉल नहीं आता, ज़बरदस्ती नहीं लगाना पड़ता। लेकिन कुल मिला के भारत सरकार उस पर मौन क्यों है? क्या पुतिन के आने के समय में क्या अमेरिका का ये जो कंट्रोल भारत पे है, इसको ख़त्म करने के लिए कुछ चल रहा था? कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी कि इस कंट्रोल को ख़त्म किया जाए? क्या अमेरिका की कुछ नाराज़गी हो सकती थी, या ये लोग कोई एक खुफिया इनपुट हो कि भाई अमेरिका के लिए खेल कर रहे हैं, रूस ने कोई इनपुट दिया हो? क्या ये लोग विदेशों में जब जाते थे कैसे करते थे, क्या करते, इनके पास पैसा क्या हवाला से आता था, नहीं आता था? ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर चीज़ों के साथ में ये रहते हुए सरकार में थे। तो कहीं ना कहीं ये मामला उतना सीधा नहीं है कि जिसमें हम लोग को लग रहा है कि ये महादेव ऐप से जुड़े हुए थे। वो एक क्राइम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मोदी सरकार के लिए ये टाइमिंग जो है ये बहुत कुछ बता रही है। जब वो पुतिन आने वाला है, पुतिन के आने से पहले ये बदलाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल जो दुनिया की सिचुएशंस हैं, मैंने डिस्कस किया लोगों से, तो वो जो सिचुएशन है उसमें क्या रूस से मिले हुए कुछ इनपुट्स हैं, क्या उन इनपुट्स से हमको ये पता चलता है कि अमेरिका का एक पूरा तंत्र इन लोगों के बीच में था? क्या मोदी को कुछ ऐसा पता लगा कि नहीं, इन लोगों से ये रिस्क हो सकती है? क्योंकि भारत में देखिए सारी चीज़ें जो सीधे जनता पे कंट्रोल करने वाली हैं, चाहे विधि आयोग हो, चाहे वो प्रसार भारती हो। प्रसार भारती सोचिए ना, रेडियो देश के कोने कोने में जाता है, गांव गरीब सब सुन रहा है। वो डायरेक्ट टू एम जैसी ऐप आने वाली थी, पूरा ऐप नहीं है, वो पूरा सिस्टम है। आप मोबाइल खरीद के लाओगे नया, उसमें सीधे वो जो उत्तर कोरिया के किम जोंग की तरह आपके मोबाइल में वही गाना सुनाई देगा, वही भजन और वही मोदीवाद और वही सारा सांप्रदायिक तरीके से बांटने वाली चीज़ें जैसी दूरदर्शन पे या वहाँ पे होती हैं, ये होना। उसके अलावा मीडिया कंट्रोल करने वाला आदमी, ये कुछ चीज़ें कुछ संकेत दे रही हैं जिनको आप सिर्फ इस तरह से नहीं ले सकते कि ये मामला कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस का है और ये मामला कुछ गंभीर लग रहा है। अब हम नहीं जान सकते कि ये गंभीर कौन सा मामला है ये, लेकिन जो भी है ये बड़ी चीज़ है और उसको देखने की ज़रूरत है। बड़ी बात यह है कि जब उसको हटाने के बाद में जिस तरह से अब वो वापस आ गए हैं, ये भी एक बड़ा खेल है। क्या हिरेन का दबाव काम कर गया, या संसद सत्र चलते चलते मोदी सरकार को लगा कि अभी ज़रा देखना चाहिए, सत्र के बाद देखेंगे, जो भी है बहरहाल। लेकिन कुल मिला के ये जो घट रहा है, ये कुछ भी एकदम सामान्य चीज़ नहीं हो रही है, एकदम असामान्य है, अजीब चीज़ हो रही है। उम्मीद करता हूँ मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। बैकग्राउंड आप बदला हुआ देख रहे होंगे क्योंकि मैं हूँ नहीं शहर में, बाहर में, जहाँ कहीं मौका मिलता है कनस्तर बैठ के वीडियो आपके लिए कर देता हूँ और मैं आपके लिए करता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पिछले 1-2 दिन से वीडियो लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं, मेरी रीच क्यों कम हुई है मुझे नहीं पता, वो मैं बाद में जाँच करूँगा। लेकिन अगर आपने वीडियो मिस की हो, आप खोल के देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।